हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रवि भारद्वाज। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया की संरचना के बारे में, यूबैक्टीरिया के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों चर्चा की थी यूबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायग्राम हमने बना लिया था। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। जो ग्लाइकोकैलिक्स वाला जो पार्ट है, कैप्सूल वाला पार्ट है, ये किसका बना होता है, इसमें स्लाइम लेयर क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, मीजोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, इसके अलावा इसमें ग्रेनुल्स का स्टोरेज होता है। ये सारी चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो कोशिका की इसी संरचना, जीवाणु की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें पहला जो पार्ट आता है डायग्राम के बाद वो है ग्लाइकोकैलिक्स। पहला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसको दोस्तों कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैप्सूल, या इसको स्लाइम लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर के नाम से जाना जाता है, स्लाइम लेयर भी कहते हैं। क्या है ये, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं। दो प्रकार की परतें पाई जाती हैं। एक तो होती है बिल्कुल थिन, पतली, और थोड़ी लूज होती है, ढीली होती है। जो पतली और लूज होती है उसको तो कहते हैं स्लाइम लेयर, हिंदी में कहते हैं अवपंक परत। क्या कहते हैं? अवपंक परत। और एक इसमें थोड़ी मोटी होती है, कठोर होती है, उसको कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, याद रखना। इसका जो कैप्सूल वाला पार्ट जो होता है वो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। और स्लाइम लेयर जो होती है वो केवल पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड। स्लाइम लेयर तो याद रखना पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। कैप्सूल पॉलीसैकेराइड पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स काम क्या करता है? जो WBC होती है वो WBC से जीवाणुओं की सुरक्षा करता है। WBC न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं? निगल जाती हैं, खा जाती हैं, नष्ट कर लेती हैं। तो WBC से जीवाणुओं की सुरक्षा करने का काम कौन करता है? ग्लाइकोकैलिक्स करता है। इसके अलावा ये कॉलोनी निर्माण में भी सहायक होता है। जीवाणुओं की ग्रोथ के लिए कौन सहायक होता है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये पॉइंट ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर। इसके अंदर पतली एवं एक ढीली परत होती है, थिन एंड लूज लेयर, जिसको कहते हैं अवपंक परत, या इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर कहा जाता है। और एक इसमें मोटी तथा कठोर परत होती है, थिक एंड हार्ड लेयर होती है, उसको कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। इसको संपुट कहा जाता है, कैप्सूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैप्सूल कहा जाता है। इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण सेल मेम्ब्रेन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ये कैप्सूल वाला जो पार्ट है ये किसका बना होता है? कैप्सूल जो होता है, याद रखना, ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से बना रहता है। किससे किससे बना रहता है? ये पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से निर्मित होता है। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड भी होता है और पॉलीपेप्टाइड से इसका फॉर्मेशन होता है। स्लाइम लेयर की बात करें, स्लाइम लेयर जो होती है वो पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से। ये पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स होता है। ये
कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जब कई सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिल जाती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा कई सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां जब जुड़ती हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है दोस्तों। और पॉलीसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है, जैसे सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ये सभी किसके अंदर आते हैं? पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में हमेशा याद रखना दोस्तों, पॉलीसैकेराइड भूमिका निभाते हैं। सेल वॉल के फॉर्मेशन में किसकी सहायता होती है? पॉलीसैकेराइड ही सहायक होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य की हम बात करें, फंक्शन की बात करें कि ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होगा, तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन होगा डब्ल्यूबीसी से जीवाणुओं की सुरक्षा करना। डब्ल्यूबीसी से जीवाणुओं की सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी से बैक्टीरिया का प्रोटेक्शन करना। दूसरा, ये कॉलोनी फॉर्मेशन में भी सहायक होता है। कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, कॉलोनी फॉर्मेशन में सहायक होता है। तो ये किसका कार्य होता है दोस्तों? ग्लाइकोकैलिक्स का होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल बोलो, स्लाइम लेयर बोलो, एक ही बात है। पतली व ढीली परत पाई जाती है, उसको अवपंक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर कहा जाता है। मोटी व कठोर परत होती है, उसको कैप्सूल कहते हैं। निर्माण इसका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। कैप्सूल वाला जो पार्ट है ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। स्लाइम लेयर वाला जो पार्ट है ये पॉलीसैकेराइड से बना होता है। इसके अलावा कार्य क्या है इसका? डब्ल्यूबीसी से जीवाणुओं की सुरक्षा करता है और कॉलोनी फॉर्मेशन में ये सहायक होता है। अगला जो पार्ट आता है उसका नाम है सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल की हम बात करें तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो दूसरा पार्ट होता है। डायग्राम के अंदर हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर, दूसरा पार्ट होता है, उसको सेल वॉल कहते हैं। वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है या म्यूरिन की बनी होती है। और ये क्या होता है दोस्तों? पेप्टाइडोग्लाइकेन एक म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है। किसका प्रकार है? म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है। एक्चुअली बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, दोनों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो एल्कोहल से जब उनको धोया जाता है तो कलर देते हैं, याद रखना। तो ऐसे ही जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनमें सेल वॉल की हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है और सिंगल लेयर्ड होती है, एक परतीय होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। लिपिड की मात्रा थोड़ी कम पाई जाती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल डबल लेयर्ड होती है, द्विपरतीय होती है, और इसकी जो आंतरिक परत होती है वो थोड़ी पतली होती है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और बाह्य परत जो होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। भाई जब डबल लेयर्ड होगी तो उसमें दो परतें होंगी, एक तो आंतरिक होगी, एक बाह्य होगी। जो बाह्य परत होती है वो तो बनी होती है, याद रखना, लाइपोपॉलीसैकेराइड की, और जो आंतरिक परत होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर के बनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर के बनी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन ये क्या है? ये म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है। ये
म्यूकोपेप्टाइड का प्रकार है ये, टाइप्स ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। पेप्टाइडोग्लाइकेन तथा म्यूरिन की बनी होती है। इसका फॉर्मेशन होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन से मिलकर के ये बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो हमेशा याद रखना एक परतीय होती है और मोटी होती है। एक परतीय तथा मोटी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है एंड थिक। सिंगल लेयर्ड होती है और थिक होती है, मोटी होती है, याद रखना एक परतीय होती है, मोटी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, लिपिड की मात्रा इसमें थोड़ी कम पाई जाती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होती है और लिपिड की मात्रा कम पाई जाती है। लिपिड की मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी सेल वॉल की बात करें तो ये द्विपर्तीय होती है। कैसी होती है, द्विपर्तीय होती है, डबल लेयर्ड होती है, याद रखना द्विस्तरीय होती है। और इसमें आंतरिक परत और बाह्य परत द्विपर्तीय होती है। द्विपर्तीय में याद रखना एक तो होती है आंतरिक परत और एक होती है बाह्य परत। इसको कहते हैं आउटर लेयर, इसको कहते हैं इनर लेयर। द्विपर्तीय होगी ग्राम नेगेटिव, आउटर लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है दोस्तों वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। जबकि एक्सटर्नल बाह्य परत होती है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। लाइपोपॉलीसैकेराइड से निर्मित होती है। तो ये हमारा कोश का भित्ति वाला जो पार्ट है दोस्तों, उस कोश का भित्ति में हमने दो चीजें पढ़ी हैं कि एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सामान्यतः एक परतीय होती है, थोड़ी मोटी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है इसके अंदर। जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो होते हैं, इनकी सेल वॉल द्विपर्तीय होती है। द्विपर्तीय में दो परत पाई जाती है, इनर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। इनर लेयर याद रखना पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और आउटर लेयर किसकी बनी होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड से निर्मित होती है। यहां पर एक नोट लगा करके एक पॉइंट लिखना है। एक आता है एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं, नोट लगा के लिखना है एक लाइन, एल फॉर्म बैक्टीरिया। एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है, ऐसे जीवाणु जिनकी सेल वॉल को, जिनकी कोश का भित्ति को लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है या कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली उसको रिमूव कर सकते हैं, आर्टिफिशियली इसको हटा सकते हैं, उनको कहा जाता है लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया या एल फॉर्म बैक्टीरिया के नाम से उनको जाना जाता है। इसको लिस्टर फॉर्म कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जीवाणु जिनकी कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, कृत्रिम तरीके से उनको हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एल फॉर्म बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जीवाणु जिनकी सेल वॉल को लाइसोजाइम, क्या नाम है एंजाइम का? लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा नष्ट किया जा सकता है या कृत्रिम तरीके से हटाया जा सकता है, कृत्रिम तरीके से हटाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया कहा जाता है। उन्हें एल फॉर्म बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? एल फॉर्म बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, इसका एक उदाहरण लिखना है, बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया है वो एल फॉर्म बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ये एल फॉर्म बैक्टीरिया लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तीसरा पार्ट है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है। कोशिका झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो याद रखना, लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर याद रखना, झिल्ली युक्त जो कोशिका के अंग हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बता चुका हूं मैं पहले कि झिल्ली युक्त कौन कौन से अंग हैं। अंतःप्रदपी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी हरित लवक वगैरह है, ये सभी मेम्ब्रेन ऑर्गन हैं ये, और ये इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। डेफिशिएंसी ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। दूसरा,
जीव द्रव्य प्रवाह नहीं होता है, साइक्लोसिस नहीं होता, जीव द्रव्य का मूवमेंट नहीं होता है, मोटाइल नहीं होता, जीव द्रव्य बहता नहीं है, याद रखना, तो जीव द्रव्य प्रवाह अनुपस्थित होता है, जीव द्रव्य प्रवाह अनुपस्थित होता है, साइक्लोसिस एब्सेंट। जीव द्रव्य प्रवाह को क्या कहा जाता है? साइक्लोसिस कहते हैं। इस साइक्लोसिस याद रखना एब्सेंट रहता है, इसमें साइक्लोसिस एब्सेंट रहता है, जीव द्रव्य प्रवाह क्या होगा? अनुपस्थित होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। अंगक, इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? अंगक में सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यकाय। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ उंगली नुमा प्रवृत्त के रूप में मुड़ जाती है, उन स्ट्रक्चर को कहते हैं मध्यकाय या मीजोसोम्स कहा जाता है। और मीजोसोम्स क्या काम करते हैं? श्वसन का कार्य करते हैं। कार्य की दृष्टि से माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे क्रिस्टी पाए जाते हैं, उस क्रिस्टी की समान स्ट्रक्चर मानी जाती है ये। इसमें ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीकारी एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बलित होने से इनका क्या होता है? फोल्डेड होने से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। मीजोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक तो परिधीय मीजोसोम्स, एक होते हैं सेंट्रल। सेंटर को बोलते हैं केंद्रकीय मीजोसोम्स। एक तो परिधि के पास होते हैं, एक सेंटर के पास में होते हैं। तो मध्यकाय की हम बात करें, इनकी खोज जो की थी वो दोस्तों एफ जेम्स ने की थी। किसने की थी? एफ जेम्स ने। खोजकर्ता डिस्कवर्ड बाय एफ जेम्स। कौन है? एफ जेम्स। खोजकर्ता कौन है? एफ जेम्स है। आगे हम बात करते हैं, इसका निर्माण जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बलित होने से होता है। निर्माण की बात करें, इनका सिंथेसिस, इनका निर्माण कैसे होता है? तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर बलित फोल्डेड होने से होता है। सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है तो किसका निर्माण होता है? मीजोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। कार्य की दृष्टि से फंक्शनली ये संरचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो क्रिस्टी होती हैं, उस क्रिस्टी की समान संरचनाएं होती हैं। क्रिस्टी के समान संरचनाएं होती हैं, याद रखना। और इसमें ऑक्सीकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, इसमें क्या होते हैं? याद रखना, ऑक्सीकारी एंजाइम इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, याद रखना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में झिल्ली युक्त ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। जीव द्रव्य प्रवाह भी अनुपस्थित होता है, साइक्लोसिस भी एब्सेंट होता है। इसके अंग कौन कौन से हैं? पहला हमने पढ़ रहे हैं मध्यकाय या मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर बलित होने से होता है, फोल्डेड होने से होता है, याद रखना। इनकी खोज की थी एफ जेम्स ने।
फंक्शनली हम बात करें तो हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आंतरिक झिल्ली होती है, जो कि फिंगर शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में अंदर की ओर धसी हुई रहती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। उन क्रिस्टी के समान संरचनाएं क्या कहलाती हैं जीवाणु के अंदर? मीजोसोम्स कहलाती हैं। और इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसलिए श्वसन का कार्य करते हैं। इनके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? श्वसन क्रिया होती है। स्थिति एवं कार्य के आधार पर ये दो टाइप्स के होते हैं, पोजीशन एवं कार्य, फंक्शन के आधार पर इनको दो टाइप्स में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्थिति और कार्य के आधार पर मीजोसोम्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक तो होते हैं केंद्रीय मध्यकाय, सेंट्रल मीजोसोम्स, और एक होते हैं परिधीय मध्यकाय, पेरिफेरल मीजोसोम्स। परिधीय मीजोसोम्स जो होते हैं दोस्तों, ये कोशिकीय श्वसन का काम करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इसके अलावा सेल बॉल का सीक्रेशन करते हैं। ये क्या काम करते हैं? सेल बॉल का सीक्रेशन करते हैं, कोशिका भित्ति का स्त्राव करते हैं। क्या काम करते हैं? कोशिका भित्ति का स्त्राव। तो इनके कार्य की बात करें तो कोशिकीय श्वसन, एवं कोशिका भित्ति का स्त्राव करना, ये तो किसका काम होगा? परिधीय मध्यकाय का। सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सीक्रेशन ऑफ सेल वॉल, सीक्रेशन ऑफ सेल वॉल। तो परिधीय मध्यकाय का काम तो क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन और सेल वॉल का सीक्रेशन करना। दूसरा है केंद्रीय मध्यकाय। इनका कार्य क्या होगा? ये डीएनए का मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, डीएनए का बहुगुणन करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये क्या काम करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो इसका कार्य की बात करें तो डीएनए का बहुगुणन, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डीएनए। इसके अलावा कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, कोशिका विभाजन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। डीएनए मल्टीप्लाइकेशन एंड हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। डीएनए का बहुगुणन करते हैं और सेल डिवीजन के अंदर ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो ये मीजोसोम दो टाइप के होते हैं। ये तो बात हुई हमारी मीजोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने ए पार्ट जो पढ़ा है, मध्यकाय पढ़ा है। इसके अलावा हम बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, कणिकाओं का संग्रह होता है। कणिका संग्रह या अपन कह सकते हैं स्टोरेज
ऑफ ग्रेन्यूल्स। कणिका संग्रह की हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो स्टोरेज फूड सबस्टांसेज होते हैं, जो संचित भोज्य पदार्थ है, वो कोशिका द्रव्य के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक अंतर्विष्ट पिंड के रूप में पाया जाता है। एक छोटे छोटे ग्लोबुल्स के रूप में होता है। उन ग्लोबुल्स को कहते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। याद रखना, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो होते हैं या अंतर्विष्ट जो पिंड होते हैं इसके अंदर, वो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं, उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे इसमें ग्लाइकोजन के पार्टिकल होते हैं, ग्लाइकोजन कण होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। एक होते हैं बोल्यूटिन पार्टिकल्स। तो बोल्यूटिन पार्टिकल जो होते हैं ये फॉस्फेट भंडारण के रूप में काम करते हैं। इनको फॉस्फेट का पॉलीमर कहा जाता है, फॉस्फेट का बहुलक कहते हैं, या इनको मेटाक्रोमेटिक पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक तो ग्लाइकोजन कण होता है, एक बोल्यूटिन कण होता है। ग्लाइकोजन कण कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करते हैं और बोल्यूटिन कण जो होते हैं उनको मेटाक्रोमेटिक कण कहा जाता है। फॉस्फेट बहुलक के रूप में काम करते हैं, फॉस्फेट भंडारण के रूप में काम करते हैं। तो हम बात करते हैं कणिका संग्रह। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको असीम केंद्र की कोशिका कहा जाता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ संचित भोज्य पदार्थ कोशिका द्रव्य में पिंड के रूप में उपस्थित होते हैं। पिंड के रूप में उपस्थित होते हैं। याद रखना, ये जो पिंड होते हैं ये झिल्ली के द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं। ये पिंड झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं। ये पिंड जो होते हैं वो झिल्ली के द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं। दो प्रकार के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। एक तो इसके अंदर ग्लाइकोजन कण होता है। ग्लाइकोजन कणों के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किसका संग्रह होता है? कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। एक इसमें पाए जाते हैं बोल्यूटिन कण। बोल्यूटिन कण को मेटाक्रोमेटिक कण भी कहा जाता है। मेटाक्रोमेटिक कण भी कहते हैं इनको। इसके अलावा इनको फॉस्फेट बहुलक के नाम से जाना जाता है। फॉस्फेट पॉलीमर के नाम से जाना जाता है, या इनको फॉस्फेट बहुलक के नाम से जाना जाता है। फॉस्फेट भंडारण के रूप में काम करते हैं ये। फॉस्फेट स्टोरेज के रूप में कार्य करते हैं, फॉस्फेट भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दो प्रकार के कण इसके अंदर होते हैं। ये दूसरा पार्ट था हमारा कणिका संग्रह। तीसरा पार्ट आता है इसका क्रोमेटिन मटेरियल।
तो कणिका संग्रह की बात करें हम तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है वो कोशिका द्रव के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक अंतर्विष्ट पिंड, छोटे छोटे पिंड्स के रूप में इकट्ठा रहता है और ये झिल्ली के द्वारा घिरे हुए नहीं रहते हैं। दो प्रकार के पिंड होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल होते हैं, बोल्यूटिन पार्टिकल्स होते हैं। ग्लाइकोजन कण कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, बोल्यूटिन कण याद रखना मेटाक्रोमेटिक कण के रूप में काम करते हैं, फॉस्फेट बहुलक के रूप में काम करते हैं, फॉस्फेट भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। सी पार्ट आता है इसका क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन पदार्थ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन पदार्थ की हम बात करें इसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ में हम बात करें तो इसमें एक मुख्य डीएनए के अलावा एक छोटा डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है, याद रखना। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मिड जो शब्द है वो लेडरवर्ग ने दिया था। प्लाज्मिड का उपयोग हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर के रूप में करते हैं, वाहक के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड का मतलब होता है वर्तुल डीएनए, गोलाकार डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, याद रखना। प्लाज्मिड में स्वतंत्र रूप से फ्री स्टेज के रूप में रेप्लिकेट होने का गुण भी पाया जाता है। ये खुद भी रेप्लिकेशन की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो क्रोमेटिन मटेरियल की हम बात करें तो इसमें मुख्य डीएनए के अलावा एक छोटा डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड वृत्ताकार डीएनए होता है। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मिड कहा जाता है। प्लाज्मिड कहा जाता है। जो डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है मुख्य डीएनए के अलावा, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मिड को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के नाम से प्लाज्मिड को जाना जाता है। प्लाज्मिड जो शब्द है प्लाज्मिड शब्द के प्रतिपादक प्लाज्मिड वर्ड इज गिवन बाय लेडरवर्ग। किसने दिया था ये? लेडरवर्ग। किसने दिया था? लेडरवर्ग ने प्लाज्मिड शब्द दिया था। और प्लाज्मिड में स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट होने का गुण भी पाया जाता है। प्लाज्मिड में स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट होने का गुण पाया जाता है। प्लाज्मिड में स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट होने का गुण भी पाया जाता है, याद रखना। तो ये हमारी जीवाणु की स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है। जीवाणु की संरचना के बारे में हमने पढ़ा है कि जीवाणु के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जीवाणु के स्ट्रक्चर में याद रखना
क्या क्या होता है? मेनली ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, मीजोसोम्स पाए जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं कि जीवाणुओं में अभिरंजन कैसे होता है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग के लिए किसका यूज किया जाता है। छोटा सा पार्ट है, इसी के साथ में हम पढ़ लेते हैं। जीवाणुओं में अभिरंजन, स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। जीवाणुओं में अभिरंजन की हम बात करें तो जीवाणुओं में अभिरंजन के लिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। एक वैज्ञानिक थे H.C. ग्राम, उन्होंने सबसे पहले अभिरंजन के आधार पर इनको बांटा था, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। इसीलिए ग्राम शब्द जो आया है वो याद रखना वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। तो H.C. ग्राम ने सबसे पहले इनको विभाजित किया था। H.C. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने अभिरंजन के आधार पर विभेदित किया था। अभिरंजन के आधार पर विभेदित किया, अभिरंजन के आधार पर इसको विभेदित किया। क्या करते हैं इस विधि में? सबसे पहले जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट से तथा उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन या I2 विलयन से क्या करते हैं? अभिरंजित करते हैं। अभिरंजित का मतलब होता है जीवाणु, जैसे कोई कॉलोनी है, बैक्टीरिया उसमें रखे हुए हैं, उस बैक्टीरिया के ऊपर थोड़ी मात्रा में क्रिस्टल वॉयलेट डाला जाता है या पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला जाता है या I2 विलयन कह सकते हैं, I2 विलयन उस पर डाला जाता है। फिर इनको एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धोते हैं। किससे धोते हैं? एसीटोन या एथिल अल्कोहल का यूज इनको धोने के रूप में करते हैं। धोने के पश्चात कुछ जीवाणु तो ऐसे होते हैं जो रंगीन दिखाई देते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो रंगहीन हो जाते हैं। तो रंगीन और रंगहीन, कलरफुल एंड कलरलेस, इसी के आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का क्या किया गया था? विभेदन किया गया था, इनका वर्णन किया गया है। तो H.C. ग्राम नामक वैज्ञानिक ने अभिरंजन के आधार पर इसको क्या किया है? विभेदित किया है। क्या करते हैं इस विधि में? सर्वप्रथम बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट तथा उसके बाद KI सॉल्यूशन या I2 सॉल्यूशन से अभिरंजित करते हैं। किससे करते हैं? I2 सॉल्यूशन से अभिरंजित करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इस विधि में क्रिस्टल वॉयलेट का यूज किया जाता है। क्रिस्टल वॉयलेट के अलावा अपन जेंटियन वॉयलेट का यूज कर सकते हैं पहले तो। उसके बाद में इसको पोटेशियम आयोडाइड KI सॉल्यूशन या I2 सॉल्यूशन से क्या करते हैं? अभिरंजित करते हैं। तो पहले क्रिस्टल वॉयलेट से, फिर उसके बाद KI सॉल्यूशन या I2 सॉल्यूशन से अभिरंजित करते हैं। अब इनको क्या करते हैं? इनको एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धोया जाता है। अब इनको क्या करते हैं? एसीटोन या हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल से इनको वॉश किया जाता है। क्या करते हैं? इनको धोते हैं। धोने के पश्चात आफ्टर वॉशिंग कुछ जीवाणु तो रंगीन दिखाई देते हैं, कुछ रंगीन हो जाते हैं, कुछ रंगीन दिखाई देते हैं, कुछ
रंगहीन हो जाते हैं। कुछ तो कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। कुछ कैसे हो जाते हैं? रंगहीन हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया को क्रिस्टल वॉयलेट, जेंटियन वॉयलेट, उसके बाद KI सॉल्यूशन, I2 सॉल्यूशन से अभिरंजित करते हैं। फिर इसको एसीटोन इथाइल अल्कोहल से वॉश करते हैं। आफ्टर वॉशिंग कुछ तो रंगीन दिखाई देते हैं, कुछ कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ऐसे जीवाणु जो रंगीन होते हैं या बैंगनी कलर के होते हैं उनको तो कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो रंगहीन होते हैं उनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव। तो आगे मैं इसी में लिख रहा हूं, रंगीन या बैंगनी दिखाई देते हैं इनको तो कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इनको? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो रंगहीन दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव जीवाणु को सेफ्रेनिन द्वारा फिर से दोबारा से इसको क्या करते हैं? अविरंजित करते हैं। इन्हें सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन भी याद रखना एक केमिकल होता है दोस्तों, सेफ्रेनिन द्वारा उन्हें अभिरंजित किया जाता है, सेफ्रेनाइज किया जाता है, उन्हें अभिरंजित किया जाता है। तो ये कहलाती है दोस्तों ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। क्या कहलाती है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहलाती है। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है? सबसे पहले SC ग्राम नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इस आधार पर बैक्टीरिया को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले इनको क्रिस्टल वॉयलेट, जेनेटल वॉयलेट से सेफ्रेनाइज करते हैं। उसके बाद I2 सॉल्यूशन या KI सॉल्यूशन से अभिरंजित करते हैं। फिर इनको एसीटोन या अल्कोहल से धोया जाता है। एसीटोन या अल्कोहल से धोने के बाद कुछ जीवाणु रंगीन दिखाई देते हैं, कुछ जीवाणु रंगहीन दिखाई देते हैं। जो रंगीन या बैंगनी कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं, याद रखना, उनको तो कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो रंगहीन होते हैं उनको कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फिर से सेफ्रेनिन के द्वारा क्या किया जाता है? अभिरंजित किया जाता है। तो ये दोस्तों इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर हमने बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया हमने बताया था, सप्त जीवाणु के बारे में बताया था, जो कि मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम का एक पार्ट है, एक उदाहरण है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, इनमें रेस्पिरेशन श्वसन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन जनन कैसे होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते क्या हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।